हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? प्यारे बच्चों, मैं संदीप सावंत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको ड्रीन एप्लीकेशन पे। तो बज चुके हैं स्टूडेंट, है ना? फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाइए, क्लास का टाइम हो गया है। ठीक 2:01 हो चुकी है और टेंस क्लास नंबर 2, टेंस 2 नंबर क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है? फटाफट से जितने बच्चे आप लाइव हो एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टूडेंट, फिर मैं क्लास को शुरू करूंगा। एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दो ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, फिर मैं क्लास की शुरुआत कर रहा हूँ भाई। कल की क्लास के अंदर हमने टेंस को स्टार्ट किया था और मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर, है ना, आपको बताया था। और बताया था कि इसके अंदर इंडेफिनिट एक्शन होता है, वो उसकी अवधि, उसका ड्यूरेशन और वो कब होता है इसका पता नहीं चलता, और ना ही वो एक्शन हमें आंखों के सामने होता हुआ दिखाई देता है ना। अभी एक पिछले दिनों एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि कितने प्रकार के टेंस होते हैं प्यारे बच्चों, उसके अंदर 3 आपका आंसर आना था। कई बार बच्चे कहते हैं सर जनरल इंग्लिश में 2 ही टेंस माने जाते हैं, तो आपको आंसर 3 करना है स्टूडेंट वहाँ पे, ठीक है ना? 12 ऑप्शन में था नहीं, तो फिर मैं कुछ और सोच लेता, तो 3, 6, 7, 8 कुछ इस टाइप से ऑप्शन में दिया गया था भाई। चलिए मैं टेंस क्लास नंबर 2 स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से। अभी है ना, हमें एप्लीकेशन जाननी है, हमें यूजेज जानने हैं किसके, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस के भाई, किसके यूज जानने हैं हमें? प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस के, है ना? ये कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट? कुछ चीज़ें आप में से ज़्यादातर बच्चों को पता होंगी, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है? आपका प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए ना। जैसे मैं लिखूं द सन राइजेज इन द ईस्ट, कुछ इस टाइप से, क्या लिखा मैंने? द सन RISES, द सन राइजेज इन द इन दी ईस्ट, सॉरी दा नहीं बोला जाएगा, दी बोला जाएगा। द सन राइजेज इन दी ईस्ट, है ना? सूर्य जो है वो पूर्व में उदय होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो सन है ना, ये थर्ड पार्टी है, सिंगुलर है ना, ना तो सूरज मैं, ना सूरज तुम। सूरज तो सूरज है ना, थर्ड पर्सन हो गया, सिंगुलर हो गया, वो आपके साथ क्या आ गया? एस या ES आपका यहाँ पे आ गया भाई, है ना? आप कभी ये मत बोल देना द सन विल राइज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, है ना, कि सूर्य पूर्व में उदय होगा, इसका मतलब होगा इससे पहले कभी ये पूर्व में उदय नहीं हुआ था। इसलिए इस बात को हम यूनिवर्सल ट्रूथ में रखते हैं, है ना। द सन राइजेज इन द ईस्ट यहाँ पे लिखा जाएगा। एक प्यारे बच्चों, जैसे मैं काफ़ी बार आपसे बात करूं, जैसे कुछ केमिकल रिएक्शन होती है या फिर कुछ आपका साइंटिफिक जो ट्रूथ होते हैं ना, साइंटिफिक रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे आपने बहुत बार किताबों में सुना होगा, जब NaOH HCl के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे मैं कहूँ जब NaOH जो है वो रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो प्यारे बच्चों वो NaCl और H2O बनाता है, NaCl और H2O बनाता है। ये लाइन आज आप अगर 1980 में जो पढ़ते थे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में ना, आज से 40 साल पहले कोई स्कूल में पढ़ता था, तब भी लिखा जाता था कि NaOH जब HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो NaCl बनाता है भाई। NaCl क्या करता है? NaCl बनाता है। कभी मत लिखना कि बनाएगा, नो। अगर तूने लिख दिया कि NaClH2O बनाएगा, इसका मतलब इससे पहले इसने NaClH2O नहीं बनाया था। तो स्टूडेंट सीधी सी बात है, आज से 20 साल पहले रिएक्शन हुई तब भी यही बना होगा, आज अगर ये रिएक्शन होगी लेबोरेटरी में तब भी यही बनेगा, और आज से आगे आने वाले 50 साल के बाद जब ये रिएक्शन करवाओगे आप, तब भी यही बनेगा। तो इसीलिए साइंस की किताबों में लिखा जाता है NaClH2O बनता है, कभी नहीं लिखा जाता कि NaCl और H2O बनेगा। तो इसका मतलब, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूँ यहाँ पे, वाटर, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, वाटर बॉयल्स एट, मैंने एक एग्जांपल लिखा, वाटर BOILS, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ये प्यारे बच्चों अपने आप में चाहे केमिकल रिएक्शन या फिर साइंटिफिक ट्रूथ लगा लो, यूनिवर्सल ट्रूथ लगा लो, है ना। वाटर थर्ड पार्टी है, सिंगुलर है, ना तो पानी में ना पानी तुम, पानी तो पानी है ना, और थर्ड पार्टी हो गया, इसका मतलब यहाँ पे आएगा S या ES का इस्तेमाल किया जाएगा, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। प्यारे बच्चों, अगर आप लाइव हो तो मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बता दो, या फिर क्लास में कोई दिक्कत है या फिर कोई प्रॉब्लम है भाई, एक बार मुझे आप कमेंट करके बता दो भाई सारे बच्चे। कल आप काफी बच्चे, कम से कम 15-20 बच्चे आप लाइव थे भाई, आज कहाँ चले गए, या कोई टाइम टेबल आपका है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखना स्टूडेंट यहाँ पे, स्टूडेंट जो प्लांट फ्यूचर एक्शन होते हैं, जो प्लांट फ्यूचर एक्शन होते हैं, वो भी किसके अंदर आते हैं भाई? प्लांट
फ्यूचर एक्शन जो होते हैं वो भी आपके किसके अंदर आते हैं, वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। प्लान फ्यूचर एक्शन का मतलब है भविष्य में नियोजित कार्य। क्या है प्यारे बच्चों? भविष्य में नियोजित कार्य जो होने ही होने हैं 99%। भविष्य में नियोजित कार्य। तो जो भविष्य में जो नियोजित कार्य हैं स्टूडेंट, उनके लिए प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। भाई किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए काफ़ी बार आपका मैं कह दूं कि मान लीजिए कोई एग्जाम्स है, जैसे उसके एडमिट कार्ड आप 10-12 दिन पहले ऐसे डाउनलोड कर लेते हो, आपको पता चल जाता है कि मेरा सेंटर यहाँ पे फतेहाबाद आया है, सिरसा आया है ना, हिसार है, कहाँ पे है, दिल्ली है, चंडीगढ़ कहाँ कहाँ पे है। तो उसके ऊपर गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून सोनिया जी, तो उसके ऊपर लिखा जाता है ना कि योर एग्जाम स्टार्ट्स एट 10 AM, तुम्हारा पेपर सुबह 10 बजे शुरू होगा। कभी नहीं लिखा जाता तुम्हारा पेपर विल स्टार्ट एट 10 AM, है ना, 10 बजे शुरू होगा। विल शैल का इस्तेमाल नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं प्यारे बच्चों जिनकी योजना 6-6 महीने पहले, 1-1 साल पहले बन जाती है। आपके किसी दोस्त का, आपके किसी साथी का, है ना, रिश्ता कर दिया और उसकी, है ना, फिर मैं क्या कहूँ, ये जो शादी की तारीख है वो डिसाइड कर दी गई है। 31 दिसंबर 2023 को उसकी शादी होगी। स्टूडेंट, आपको इसका पता 2 महीने पहले चल गया। ये 99% केसेज़ में 31 दिसंबर 2023 को उसकी शादी होगी ही होगी। ये प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है। वो अलग बात है 1% केस के अंदर वो लव मैरिज करवा लेता है, लड़का कहीं और कहीं से लड़की भगा के ले आता है ना? वो 2023 का ज़माना है, कुछ भी हो सकता है। वरना आपको रिश्तेदारों को सबको पता है 31 दिसंबर 2023 को उसकी शादी होगी, है ना? वो कोई सीमा हैदर ले आए, वो अलग बात है भाई। वरना उसकी शादी 99% केसेज़ में जहाँ रिश्ता कर रखा है वहीं पे होगी। अच्छा, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा? हिज़ या हर मैरिज, हिज़ या फिर हर मैरिज, हिज या फिर हर मैरिज, ठीक है, टेक्स प्लेस, हिज या हर मैरिज टेक्स प्लेस ऑन 31st ऑफ दिसंबर 20। इसको आपको एस या ईएस से लिखना पड़ेगा, ना कि प्यारे बच्चों आप क्या लगा दो यहाँ पे, विल शैल का इस्तेमाल कर दो और एस या ईएस आ जाएगा तो ये किस में लिखा जाएगा भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। काफी बार है ना आपने आईपीएल के शेड्यूल बनते देखे होंगे, वर्ल्ड कप के शेड्यूल बनते देखे होंगे। बहुत बार आईपीएल का कैलेंडर 3-4 महीने पहले आपके पास आ जाता है। जैसे मैं पहले से ही पता चल गया था कि 15 अक्टूबर 2023 को भारत और पाकिस्तान का मैच होगा 2023 के वर्ल्ड कप में। मैं बहुत पहले पता चल गया था, 3-4 महीने पहले ही, कि 15 अक्टूबर को 2023 को भारत और पाकिस्तान का मैच होना है वर्ल्ड कप 2023 के अंदर। तो प्यारे बच्चों, वो जो चीज़ें हैं वो एस या ईएस से डिफाइन होती है। जैसे मैं कह दूँ आपको पता चल जाएगा आपका पेपर सुबह 10 बजे शुरू होगा ना, उस एग्जाम्पल को आप कैसे लिखोगे? योर एग्जाम योर एग्जाम स्टार्ट्स एट योर एग्जाम स्टार्ट्स एट 10 एम, है ना? तुम्हारा पेपर सुबह 10 बजे शुरू होगा, है ना? आपने प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात प्रोग्राम सुना होगा, है ना? मन की बात प्रोग्राम तो काफ़ी अगर मैं कह दूं कि बहुत टाइम पहले ही, है ना, बहुत टाइम पहले इसका शेड्यूल बन जाता है। और वो चीज़ें मैं कह दूं कि कल मन की बात प्रोग्राम होना, तो उसका पता मोदी साहब को कम से कम 4-5 महीने पहले के शेड्यूल, है ना, उनके एडवांस रहते हैं, है ना? उनके चीफ सेक्रेटरी उन्हें नहीं बोल सकते कि मोदी साहब कल सुबह हिसार जाना है, नहा धो के साफ कपड़े पहन के ना बढ़िया वाला कुर्ता पजामा पहन लो। तो मोदी साहब कहेंगे भाई कल हिसार जाना है, मैं तो नहीं जाऊँगा। यार मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, मेरे शेड्यूल, मेरी रैलियों का टाइम, है ना, मेरे जितने फंक्शन है, प्रोग्राम है, वो पहले से ही, है ना, मैं कह दूँ प्री प्लान, है ना, वो भविष्य में नियोजित कार्य हैं। तो वो एस या ईएस से आएँगे प्यारे बच्चों, किससे आएँगे? एस या ईएस से आएँगे, ठीक है ना? तो प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एक स्टूडेंट, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हो कि जो हैबिट और जो रूटीन एक्शन होते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हो कि जो हैबिट्स होती है और आपके जो रूटीन एक्शन होते हैं, हैबिट्स लगा लीजिए या रूटीन एक्शंस जो होते हैं, उनके लिए भी हम एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कहने का मतलब एस या ईएस नहीं बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एस या ईएस तब आएगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा, है ना? जैसे मैं लिखूँ ही ही गोज़ फॉर ही गोज़ फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, गोज़ फॉर मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक, गोज़ फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, है ना? वो हर रोज़ मॉर्निंग वॉक पे जाता है, ये उसका रूटीन एक्शन है, ये उसकी हैबिट है स्टूडेंट, है ना? तो यहाँ पे इसका रूटीन एक्शन हो गया तो एस या ईएस लगा दिया। अगर आई होता तो मैं गो लगा देता। अगर मैं यहाँ से आई से एग्ज़ाम्पल लिखता तो क्या आ जाता? आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, है ना? आई से बनता तो मैं गो फॉर लगा देता, ही से बन गया तो क्या बन गया? गोज़ फॉर हो गया। ठीक है भाई? अच्छा जी। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल और लिखूँ, जैसे मैं लिखूँ ऑलवेज़ टेक आई ऑलवेज़ टेक अ कप ऑफ टी
in the morning. A cup of tea in the morning. I always take a cup of tea in the morning. वरना मैं हर रोज सुबह एक कप चाय पीता हूँ, है ना? आई ऑलवेज टेक अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग। यहाँ पे जो ऑलवेज जो वर्ड है प्यारे बच्चों, ये बता रहा है क्या? इसकी आदत। ये बंदा हमेशा जब भी सुबह जागता है तो सुबह एक कप चाय पीता है। और ता है, ती है, ते है, ये किसके लास्ट में आता है? ये आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में आता है। किसके लास्ट में आता है भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में आता है। इसका मतलब सर ये हैबिट, रूटीन एक्शन, और इससे पहले क्या लिखा है मैंने? प्लांट फ्यूचर एक्शन, केमिकल रिएक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सारे के सारे किस में आते हैं? प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस के क्या होते हैं भाई? एक्शन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट? जैसे एक एग्जांपल मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसके अंदर आपको एरर बतानी है भाई। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसके अंदर आपको एरर बतानी है। मैंने लिखा वेन एवर, वेन एवर सी, वेन एवर सी कम्स हियर, जब कभी भी वो यहाँ आती है, सी, सी ऑलवेज, सी ऑलवेज is, she always is bringing, she always is bringing fruits, fruits, she always is bringing fruits for children, for children, childre। ठीक है भाई? मैं इसे ए बी सी डी चार पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ और आपको एरर बताना है। ये ए पार्ट हो गया, इतना बी पार्ट हो गया, ये लास्ट में सी पार्ट, और सबसे लास्ट में आ गया नो एरर बोले तो एन ई, है ना? नो एरर बोले तो क्या? एन ई, ये सबसे लास्ट में आ गया। सोनिया जी एक बार कमेंट करके बताइए जरा, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? क्लास सही जा रही है? मेरी आवाज बिल्कुल साफ नहीं, साफ सुनाई दे रही है भाई? वेन एवर सी कम्स हियर। अच्छा, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ये टेंस की एरर है। किस चीज की एरर है? ये टेंस की एरर है। एक बात और मैं बता दूं आपको, टेंस और वर्ब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। टेंस और वर्ब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। टेंस के टॉपिक में जो एरर बनेगी प्यारे बच्चों, वो ज्यादातर एरर वर्ब की ही बनेगी। किसकी बनेगी? वर्ब की ही बनेगी। कल मैंने तुम्हें बताया था ना, टेंस इज अ काइंड ऑफ वर्ब। टेंस जो होता है प्यारे बच्चों, वर्ब की ही एक प्रकार होती है। ये यहाँ पे मैंने लिखवाया था आपको कल। कहाँ पे गया भाई? ये रहा, टेंस इज अ काइंड ऑफ वर्ब, है ना? जब मैं V1 की बात करूंगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, V2 होगा तो पास्ट, V3 होगा तो परफेक्ट, V4 होगा तो क्या? कॉन्टिन्यूअस, और V5 होगा तो कौन सा? प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस, है ना? तो अगर टेंस की एरर ढूंढनी है तो प्यारे बच्चों आपको वर्ब की ही एरर ढूंढनी होगी, वर्ब की गलतियां ढूंढनी होंगी। ठीक है? ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि बेटा ये टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, ऊपर लिख देगा टेंस की एरर। नो, ऐसा नहीं लिखा मिलेगा ना, कॉमन एरर लिखी मिलेंगी। तो वेन एवर सी कम्स है, देखिए वेन एवर का मतलब हो गया जब कभी भी, जब कभी भी वो यहाँ आती है। और वैसे भी एक वर्ड आ गया ऑलवेज, हमेशा। और हमेशा होने वाला एक्शन बोले तो क्या? एक टाइप से परमानेंट टाइप का एक्शन। और हमेशा, अच्छा ये तो बन गया इज ब्रिंगिंग, वो लेके आ रही है फ्रूट्स बच्चों के लिए। नो, बोलना चाहिए था जब कभी भी वो यहाँ आती है वो हमेशा बच्चों के लिए फ्रूट्स लेकर के आती है। फ्रूट्स लेकर आती है, ऐसा बोलना चाहिए था, है ना? तो फिर से क्या आ गया? ता है, ती है, ते है। भाई ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। गलती, गलती होगी सर, इज नहीं आएगा, ब्रिंगिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ब्रिंग्स, ब्रिंग्स। ठीक है ना? सी ऑलवेज, BRINGS, ब्रिंग्स फ्रूट्स फॉर चिल्ड्रन, वो हमेशा बच्चों के लिए फ्रूट्स लेकर के आती है। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई? तो गलती कौन से पार्ट में? गलती हो जाएगी आपके सी पार्ट में। इज ब्रिंगिंग नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा? ब्रिंग्स का इस्तेमाल होगा भाई। किसका इस्तेमाल होगा? ब्रिंग्स का इस्तेमाल होगा जी। कहानी क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़े। एक स्टूडेंट एक बहुत बढ़िया चीज इसी के बारे में बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे कितने पॉइंट बने थे हमारे? 3 पॉइंट बन गए। केमिकल, आपके केमिकल रिएक्शंस, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्लांट फ्यूचर एक्शन, और फिर बना हैबिट और रूटीन एक्शन, 5। और यहाँ पे छठा पॉइंट लिख रहा हूँ जिसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा। और वो है प्यारे बच्चों, एक टाइप से मैंने लिखा परमानेंट एक्शन। क्या लिखा? परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। सर कैसे? मान लो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। मैंने लिखा इन हरियाणा एंड पंजाब, इन हरियाणा एंड पंजाब, PUB लिख दिया मैंने, PB लिख देता हूँ बल्कि पंजाब को, है ना? इन हरियाणा एंड पंजाब मैंने लिखा द हार्वेस्टिंग ऑफ, WHEAT, wheat, द हार्वेस्टिंग ऑफ wheat
विल स्टार्ट, बल्कि हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट लगा लो, या फिर मैं लिख देता हूँ प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीट, बल्कि ये कहीं ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं लिख देता हूँ प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीट, PROCURE, प्रोक्यूरमेंट, MENT, ठीक है भाई। प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीट विल स्टार्ट इन द मंथ ऑफ, विल स्टार्ट इन द इन द मंथ ऑफ अप्रैल, APRIL, in the month of April. In Haryana and Punjab, the procurement of wheat, in Haryana and Punjab, the procurement of wheat will start in the month of April. वो अप्रैल के महीने में शुरू होगी। मान लीजिए ये जो यहाँ पे एरर बन रही है, अभी यहाँ पे ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ये पूरा सी पार्ट हो गया, और ये डी पार्ट हो गया, नो एरर। स्टूडेंट जरा ध्यान से समझना, जब जब नया साल आएगा, उस नए साल में जब जब अप्रैल का महीना आएगा, उस अप्रैल के महीने में हमेशा हरियाणा और पंजाब, या फिर मैं यूपी का कुछ इलाका, राजस्थान का कुछ इलाका, वहां पे अप्रैल के महीने में गेहूं की खरीद शुरू हो जाती है। मैंने क्या कहा? गेहूं की खरीद शुरू हो जाती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, गेहूं की खरीद शुरू हो जाती है। ठीक है, मैंने लिखा गेहूं की खरीद शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती है। दोबारा बता रहा हूँ, मैं दोबारा से हिंदी में बता रहा हूँ इस लाइन को। जब कभी भी नया साल आता है, उस नए साल में जब भी अप्रैल का महीना आता है, हरियाणा, पंजाब और कुछ इलाका राजस्थान का, वहां पे गेहूं की खरीद सरकार शुरू कर देती है। ता है, ती है, ते है। और जब शुरू कर देती है, ऐसा कभी मत बोलना कि अप्रैल के महीने में हरियाणा और पंजाब के अंदर गेहूं की खरीद शुरू होगी। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है खरीद। स्टूडेंट, खरीद शुरू होगी नहीं। अगर तुमने कह दिया कि अप्रैल के महीने में गेहूं की खरीद शुरू होगी, इसका मतलब आज से पहले कभी भी अप्रैल के महीने में हरियाणा और पंजाब में गेहूं की खरीद शुरू नहीं हुई, कहानी खराब हो जाएगी, है ना। ये परमानेंट टाइप का एक्शन है। जब जब अप्रैल का महीना आता है, उसमें जब जब गेहूं की कटाई होती है, उसी अप्रैल के महीने में हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार गेहूं की खरीद शुरू कर देती है। वो परमानेंट टाइप का एक्शन है, और परमानेंट टाइप के एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, न कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ये गलती बन गई, इसको विल स्टार्ट नहीं प्यारे बच्चों। आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे जो विल है, इसको विल को हटाना पड़ेगा और यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा। स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल करना पड़ेगा। सी पार्ट में आपकी क्या हो जाएगी? एरर हो जाएगी। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इस टाइप के जो एक्शन होते हैं, वो परमानेंट टाइप के एक्शन होते हैं। स्टूडेंट, कौन से होते हैं? वो परमानेंट टाइप के एक्शन होते हैं भाई, ठीक है ना। कहानी क्लियर है? सोनिया जी एक बार कमेंट करके बताएं, जितने भी बच्चे अप्लाई हुए एक बार कमेंट करके बताएं भाई। तो परमानेंट टाइप के ये एक्शन होते हैं स्टूडेंट। अच्छा, अभी मैंने लिखा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वो भी एक परमानेंट टाइप का एक्शन है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है ना। इस टाइप के भी ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी हो गया, वो परमानेंट एक्शन में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं स्टूडेंट की, ये मैं कह दूं कि जो धान है, धान की जो मैं कह दूं कि जो पैडी है आपका, ठीक है ना, उसकी फसल बोई जाती है जुलाई अगस्त के महीने में, बोई जाती है, नहीं कि बोई जाएगी। ऐसा नहीं कि सरकार दिसंबर के महीने में खरीद करेगी गेहूं की। तो इस टाइप के जो एक्शन होते हैं, जैसे मैं कह दूं कि हम हर साल मार्च के महीने में होली मनाते हैं, अगर हिंदुस्तानी कैलेंडर देखा जाए तो ज्यादातर मार्च के महीनों में हमने 99% जो होली है वो मार्च के महीने में मनाई है। और अक्टूबर आपका जो 10वां महीना होता है, इसके अंदर हमने क्या बनाई है? ज्यादातर दिवाली बनाई है, ठीक है ना। तो अक्टूबर में हम ज्यादातर दिवाली मनाते हैं, और प्यारे बच्चों मार्च का जो महीना होता है उसके अंदर हम ज्यादातर होली मनाते हैं। तो होली मनाई जाती है मार्च के महीने में, दिवाली मनाई जाती है अक्टूबर के महीने में, मनाई जाती है, नहीं कि मनाई जाएगी। इस टाइप की जो बातें हैं, तो ये प्यारे बच्चों मैं कह दूं, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो ये जो चीजें हैं, ये एस या ईएस की जरूरत पड़े तो हमें लगाना है, वरना ये बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहती हैं, ठीक है ना भाई। तो याद रखोगे ना, ये 6 पॉइंट मैंने बता दिए हैं जिनके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एप्लीकेशन है भाई। कौन कौन से? यूनिवर्सल ट्रूथ, केमिकल रिएक्शन, प्लांट फ्यूचर एक्शन, 3 तो ये हो गए। अच्छा, इसके बाद में हैबिट रूटीन एक्शन, 2 ये हो गए, 5 और एक हो गया परमानेंट टाइप के एक्शंस। कहानी क्लियर? चलिए, क्लास बिल्कुल सही जा रही है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप जिस कोर्स से जुड़े हैं भाई, आपकी क्लास 2 बजे शुरू हो चुकी है। आज बच्चे पता नहीं किस वजह से, कोई एग्जाम है या फिर कहाँ रह गए हैं। मैं तो खुद सरप्राइज हूँ यार, तो खुद सरप्राइज हूँ, हैरान हूँ, ठीक है, कि क्यों बच्चे आज इतने कम पहुँच पाए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, ये क्लास आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी, इसे आप देख लेना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है कंप्लीट। अभी पढ़ते हैं प्रेजेंट का दूसरा टेंस, और जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। क्या है भाई? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए मैंने पहले ही बता दिया था प्यारे बच्चों की, टेंस का मतलब होता है एक्शन। क्या होता है?
एक्शन, एक्शन बोले तो काम। टेंस का मतलब क्या होता है? एक्शन, एक्शन बोले तो काम। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? जारी है, कंटिन्यू है। और प्रेज़ेंट का मतलब क्या हो गया? वर्तमान। प्रेज़ेंट का मतलब क्या हो गया भई? वर्तमान। इसका मतलब है ना, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसके अंदर प्रेज़ेंट में, वर्तमान में अभी एक्शन क्या है? जारी है। देखिए प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में आया था ता है, ती है, ते है। और प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस के लास्ट में आएगा कर रहा है, रही है, रहे हैं। इसके लास्ट में क्या आएगा? इसके लास्ट में आएगा रहा है, रही है, रहा है, रही है, या फिर आएगा रहे हैं। रहा है, रही है, या फिर इसके लास्ट में क्या आएगा? रहे हैं। ठीक है ना? ये इसके लास्ट में आएगा। जैसे प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में था ता है, ती है, ते है। ठीक है भाई? अब देखो, सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर, इसका हुलिया, इसका डिज़ाइन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। STRUCTURE, इसका स्ट्रक्चर, इसका डिज़ाइन सर क्या होता है? इसका डिज़ाइन देख लो अभी, स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब आती है, चाहे आप इज़ एम आर में से कोई भी लगा दो, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट कैसा है। इज़ एम आर में से एक चीज़, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। किसका? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, है ना? उसमें था सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। अगर मैं इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो ये रहा इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है भाई? क्या था? ये रहा भाई, है ना? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और ऑब्जेक्ट, ये किसका स्ट्रक्चर था? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर था। और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो उसका स्ट्रक्चर कौन सा भी? सब्जेक्ट इज एम आर के साथ है, आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और क्या? ऑब्जेक्ट। मैं अब 3 एग्जांपल लिख देता हूँ, एक इज से, एक एम से, और किससे प्यारे बच्चों? आर से भाई। ठीक है? मैंने लिखा आई आई एम टीचिंग, TEACHIN, आई एम टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। मैंने क्या लिखा? एक एग्जांपल लिखा, आई एम टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। बहुत गजब का डिफरेंस बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्शंस में और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक्शंस में, क्या फर्क होता है। एक मैंने लिखा, सी इज सी इज वॉशिंग सी इज वॉशिंग क्लॉथ्स, सी इज वॉशिंग क्लॉथ्स, वह कपड़े धो रही है। और एक मैंने लिखा, दे आर दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ऊपर वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया और इज एम आर से आईएनजी फॉर्म लगा करके 3 सेंटेंस मैंने बना लिए। आई के साथ एम आएगा, सी के साथ इज आएगा, और दे के साथ आर का इस्तेमाल होगा। इसके बाद में आईएनजी फॉर्म आ गई, उसके बाद में क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। क्या आ गया भाई? ऑब्जेक्ट आ गया। पहले वाले की हिंदी बनी, मैं क्लास में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। दूसरे वाले की हिंदी बनी, वह कपड़े धो रही है। तीसरे की हिंदी है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको लिखवाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर एक्शन आंखों के सामने होता हुआ दिखाई नहीं देगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर एक्शन आंखों के सामने होता हुआ दिखाई नहीं देगा। और स्टूडेंट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एक्शन आंखों के सामने होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें जो एक्शंस होते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, एक्शंस जो काम चल रहे होते हैं, जो क्रिया चल रही होती है, वो आंखों के सामने होती हुई दिखाई देती है। एक्शंस जो होते हैं वो आंखों के सामने एक्शंस जो होते हैं वो आंखों के सामने होते हुए दिखाई देते हैं, होते हुए दिखाई देते हैं। एक्शंस आंखों के सामने होते हुए दिखाई। एक बात बताना प्यारे बच्चों, मैं क्लास में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास किसी का फ़ोन आ जाता है, मैं मैसेज कर देता हूँ या फिर मैं किसी को फ़ोन पे बोलता हूँ कि एक बार आपसे बात नहीं कर सकता, मैं थोड़ी देर बाद में बात करूँगा, मैं अभी क्लास में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब स्टूडेंट, ये इंग्लिश पढ़ाने का काम कुछ देर बाद में फिनिश हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं कह दूँ कि आज 4 अक्टूबर 2000 मैं कह दूँ कि 23 है और मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया, अब चाहे 2024 आए, 2025 आए, 26 आए, 27 आए, मैं तो स्टार्ट हो गया तो स्टार्ट हो ही गया, अब बीच में रुकूँगा ही नहीं। नो, क्लास 1 घंटे की होगी, 40 मिनट की होगी, 45 मिनट की होगी, उसके बाद में वो एक्शन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब मैं क्लास में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये परमानेंट एक्शन नहीं है, ये टेम्परेरी एक्शन है, ये एक्शन कुछ टाइम बाद फिनिश हो जाएगा, ठीक है? और बोलते वक़्त ये एक्शन आँखों के सामने हो रहा होगा भाई, ठीक है? बोलते वक़्त, है ना? बोलते वक़्त बोलते वक़्त आँखों के सामने होते हुए दिखाई देते हैं एक्शन, है ना? जैसे मैं कह दूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश, मेरे बोलते वक़्त वो एक्शन हो रहा होगा, मैं भी पढ़ा रहा हूँ।
शी इज वॉशिंग क्लॉथ, वह कपड़े धो रही है। मैंने किसी महिला को देखा वो कपड़े धो रही थी, मेरे देखते वक्त या फिर मेरे बोलते वक्त मैंने किसी को कहा कि भाई ये तो भी कपड़े धो रही है, तो शी इज वॉशिंग क्लॉथ। अच्छा, क्या उसका कपड़े धोना अब 4 5 6 साल तक लगातार जारी रहेगा, उसे कोई और काम नहीं है? दे थापी पे थापी, दे थापी पे थापी है भाई। स्टूडेंट, इसका मतलब है, देखो, इसका मतलब है स्टूडेंट कि उसका कपड़े धोने का जो काम है ये कुछ टाइम के बाद फिनिश हो जाएगा, और ये एक्शन अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर ये एक्शन बंद हो जाएगा। टेम्परेरी एक्शन है, टी लिख दिया ब्रैकेट में। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या अब वो क्रिकेट ही खेलते रहेंगे? अब चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, चाहे साल बदले, सरकार बदले, क्या वो क्रिकेट ही खेलते रहेंगे? क्रिकेट खेलने का काम कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, प्यारे बच्चों, ये टेम्परेरी एक्शन है, कुछ टाइम बाद ये तीनों एक्शन क्या हो जाएंगे? फिनिश हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इसका मतलब सर, इज एम आर के साथ जब आईएनजी फॉर्म आती है, जब एक्शन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं, तो वो सारे के सारे एक्शन क्या कहलाते हैं? वो सारे के सारे एक्शन टेम्परेरी एक्शन कहलाते हैं। कौन से एक्शन कहलाते हैं? टेम्परेरी एक्शंस कहलाते हैं। आने समझ आ रही है? अगर मैं लिख देता आई टीच इंग्लिश, परमानेंट एक्शन, क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चला जाता। सी वॉशेस क्लोथ्स, परमानेंट एक्शन। दे प्ले क्रिकेट, परमानेंट एक्शन। लेकिन दे आर प्लेइंग क्रिकेट, टेम्परेरी एक्शन। जैसे मान लीजिए मैं दो एग्जाम्पल लिखता हूं, अभी दो एग्जाम्पल लिखता हूं, उनसे फर्क समझ आ जाएगा आपको। एक मैंने लिखा ही स्मोक्स अलॉट, वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है। और एक मैंने लिखा, एक सेंटेंस मैंने लिखा, नाउ नाउ ही इज स्मोकिंग। एक मैंने क्या लिखा? नाउ ही इज स्मोकिंग। ही स्मोक्स अलॉट, वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है। और एक मैंने लिखा, नाउ ही स्मोकिंग, अब वह स्मोकिंग कर रहा है। भाई, अब वह स्मोकिंग कर रहा है, ये एक्शन मेरी आंखों के सामने चल रहा है। ये एक्शन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पीसीटी में आएगा। और वो अभी स्मोकिंग कर रहा है, उसका स्मोकिंग करने का काम 3 4 2 4 मिनट में फिनिश हो जाएगा, है ना? अब ऐसा तो है ना कि 5 किलोमीटर लंबी सिगरेट है और उसने पीनी शुरू कर दी, और वो पूरा 3 साल तक पिएगा, फिर वो सिगरेट खत्म होगी? नो। अगर वो स्मोकिंग कर रहा है, ये स्मोकिंग करने का काम थोड़ी सी देर में फिनिश हो जाएगा। ये पीसीटी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्शन है। और आपका ये प्यारे बच्चों टेम्परेरी एक्शन है। कौन सा एक्शन है ये? टेम्परेरी। ठीक है भाई, टेम्परेरी एक्शन हो गया। इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म आ गई। ये एक्शन कुछ टाइम बाद फिनिश हो जाएगा। लेकिन एक मैं कहूँ, ही स्मोक्स अलॉट, वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है ना? 10 12 बंडल पी जाता है भाई दिन के। वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है। ये उसकी हैबिट, उसका रूटीन एक्शन है। और हैबिट और रूटीन एक्शन कौन से टेंस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, पी और आईडी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आईएनडी, इंडेफिनिट और टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला ऊपर वाला, ही स्मोक्स अ लॉट, वह बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है। और नीचे वाले का मतलब वह स्मोकिंग कर रहा है। ये कौन सा बन गया? ये पीसीटी बोले तो टेम्परेरी एक्शन बन गया। क्या बन गया? टेम्परेरी एक्शन। तो दोनों टेंस में फर्क नजर आया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में परमानेंट टाइप के एक्शन आते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो ऊपर वाला एक्शन है प्यारे बच्चों, ये परमानेंट टाइप का एक्शन है भाई। ये परमानेंट टाइप का क्या है? एक्शन है। कहानी समझ आ रही है? तो सीधी सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में परमानेंट एक्शन और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में टेम्परेरी एक्शन आते हैं। के बीच का मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया है, के बीच का आपको डिफरेंस भी पता चल गया है। कहानी क्लियर हुई? पक्की बात? अच्छा जी, नेक्स्ट पे आते हैं। स्टूडेंट, अब बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं, बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं प्यारे बच्चों, जो सेंटेंस में आएगी, वो वर्ब क्रिया का काम करेगी सेंटेंस के अंदर। लेकिन स्टूडेंट, उनके अंदर एक्शन कई बार होता हुआ दिखाई नहीं देता है। वो नॉन एक्शन वर्ब्स मानी जाती है, वो स्टेटिव वर्ब भी मानी जाती है, स्टेटिव या फिर नॉन एक्शन वर्ब्स। उन्हें आईएनजी में लिखेंगे तो कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। आईएनजी में ज्यादातर वो एक्शन आएगा जो आपको आंखों से होता हुआ दिखाई देगा। सर कैसे बता रहे हो ये चीजें? देखना भाई, मैं कुछ टाइप्स लिख रहा हूँ वर्ब्स की। आपको ये टाइप, ये डेफिनेशन याद रहे ना रहे, लेकिन जो इसके सामने वर्ब लिखूंगा वो याद रखनी जरूरी है। जैसे मैं लिखूं, वर्ब्स ऑफ, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, ए डबल पी ई ए आर ए एन सी ई। ये क्या चीज है सर, जरा बताइए। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रहने वाला है भाई, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट रहने वाला है। वर्ब्स ऑफ क्या? वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस। देखना भाई, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस। स्टूडेंट, ऑडियो वीडियो सब क्लियर, सब ओके? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई?
पर कमेंट करके बताना भाई ज़रा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए भाई, देखो वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस कौन-कौन सी वर्ब होती हैं? स्टूडेंट ये कौन-कौन सी वर्ब होती हैं? एक तो खुद अपीयर, अपीयरेंस का मतलब ऐसे दिखावा होता है और अपीयर, ठीक है? एक सीम, एक लुक और एक होती है स्टूडेंट क्या? एक होती है आपकी रिज़ेम्बल, RESEMBLE एक्सेट्रा ETC। खास तौर से आपको ये 4 ही वर्ब ध्यान रखनी है, खास तौर से आपको ये 4 ही वर्ब ध्यान रखनी है। कोमल, धीमान जी सर। स्टूडेंट आज आप सारे के सारे बच्चे ओके सर, ओके, सब ओके है सर, ठीक है सोनिया जी, कोमल जी, थैंक यू। स्टूडेंट मैं कल भी बता रहा था, आज भी बता रहा हूँ, आपके कोई भी डाउट्स हैं चाहे क्लास कल वाली क्लास को लेकर के, आज वाली क्लास को लेकर के, ठीक है? जतिन बहुत बढ़िया भाई, कोमल, सोनिया। तो स्टूडेंट आप डाउट मेरे यूट्यूब चैनल में सॉरी मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, इंग्लिश बाय संदीप सांड, मैंने आपको कल भी बताया था। अगर आपका क्लास के अंदर आपको कुछ समझ नहीं आता है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना? ये जो वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस है, ये ऐसी क्रियाएं हैं जो अपीयरेंस मतलब दिखावा। जैसे वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस में 4 वर्ब आती है खास तौर से। अपीयर और सीम इन दोनों की हिंदी होती है प्रतीत हो। क्या होती है प्यारे बच्चों? प्रतीत होना। लुक का मतलब होता है स्टूडेंट, लुक मीन्स टू से दिखाई पड़ना। क्या होता है भाई? दिखाई पड़ना। रिजेंबल का मतलब होता है प्यारे बच्चों शक्ल मिलना। रिजेंबल का मतलब क्या होता है भाई? रिजेंबल का मतलब होता है शक्ल, क्या होता है स्टूडेंट? शक्ल मिलना। अब इन्हें अगर आईएनजी में लिखेंगे तो सर कोई प्रॉब्लम होगी? एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिख रहा हूँ अब टेंस का एक प्रीवियस ईयर का जबरदस्त क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। और रूल का रट्टा नहीं है ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? रोट लर्निंग का इस्तेमाल मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। बहुत गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ही इज RESEMBLIN, he is RESEMBLING, he is resembling with his father, with his father। बड़ा गजब का टेंस का क्वेश्चन बनाया। ही इज रिजेंबलिंग विद हिज फादर। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट आ गया नो एरर। डी पार्ट क्या गया भाई? नो एरर, ठीक है? अब इसकी हिंदी बनेगी ही इज रिजेंबलिंग विद हिज फादर। इसकी हिंदी बनी उसकी शक्ल उसके पापा से मिल रही है। रिजेंबल होता है शक्ल मिलना, आईएनजी फॉर्म लगाई तो ई हटा करके आईएनजी मैंने इसके स्थान पे लगा दिया। ये पेपर में इसका ए पार्ट था, ये पूरा का पूरा बी पार्ट था, ये पूरा सी पार्ट था और ये नो एरर वाला डी पार्ट था। कौन सा पार्ट था? डी पार्ट। अब इसके अंदर आपको गलती बतानी थी, एरर बतानी। ही इज रिजेंबलिंग विद हिज फादर हिंदी बनी उसकी शक्ल उसके पापा से मिल रही है। मेरे बच्चों एक बात बताना, अगर बाप की उम्र 70 साल है, बेटे की उम्र 50 साल है, तब भी उनकी शक्ल मिलेगी? बाप की उम्र 50 साल, बेटे की उम्र 30 साल, तब भी शक्ल मिलेगी? बाप की उम्र 30 साल, बेटे की उम्र 10 साल, तब भी शक्ल मिलेगी। ये खून का रिश्ता है। ये क्या है प्यारे बच्चों? खून का रिश्ता है। और वैसे भी अपीयर, सीम, लुक और रिजेंबल ये ऐसी वर्ब हैं जो नॉन एक्शन वर्ब हैं, स्टेटिव वर्ब हैं प्यारे बच्चों। इनमें एक्शन होता हुआ नजर नहीं आएगा। कोई कपड़े धो रही है, एक्शन होता नजर आएगा। कोई किसी को पीट रहा है, एक्शन होता नजर आएगा। कोई खाना बना रही है, एक्शन होता नजर आएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्शन होता नजर आएगा। बच्चे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, एक्शन होता नजर आएगा। लेकिन कोई किसी को जानता है या फिर किसी की शक्ल किसी से मिलती है, मैंने बैठे बैठे कहा इसकी शक्ल इसके पापा से मिलती है, तो एक्शन तो नहीं हुआ उसमें, कोई काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ तो आईएनजी फॉर्म भी नहीं लगानी, काम भी नहीं हुआ तो आईएनजी फॉर्म भी नहीं लगानी। इसका मतलब है उसकी शक्ल उसके पापा से मिल रही। ये कौन से टेंस में लिख दिया? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिख दिया। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में तो टेम्परेरी एक्शन आते हैं। कौन से एक्शन आते हैं? टेम्परेरी। एक बात बताओ भाई, उनका रिश्ता टेम्परेरी होता है क्या? अगर उसकी शक्ल उसके पापा में मिलती है तो एक्शन टेम्परेरी सही रहेगा, परमानेंट? परमानेंट सही रहेगा। और एक बात और है, ये टेम्परेरी में लिख दिया इज एम आर के साथ आईएनजी, इसका मतलब ये एक्शन कुछ ही टाइम एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद में एक्शन बंद हो जाएगा। अब इसकी हिंदी ये है, उसकी शक्ल उसके पापा से मिल रही है। फिर मैं कह रहा हूँ आप थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ी देर बाद इसकी शक्ल किसी और के पापा से मिलेगी, फिर किसी और के पापा से। अरे भाई रिश्ते तार तार हो गए। थोड़ा सा समझिए, रूल का रट्टा मत लगाइए। उसकी शक्ल उसके पापा से मिल रही है, इसका मतलब ये एक्शन थोड़े से टाइम है, फिर उसकी शक्ल मिलनी बंद है भाई। फिर थोड़ी देर बाद फिर शक्ल मिली, फिर बंद, फिर अपने पापा में, फिर और के पापा में। अरे भाई कहानी गड़बड़ हो जाएगी, बात खराब हो जाएगी। इसलिए इसको टेम्परेरी एक्शन मत दिखाइए। उसकी शक्ल उसके पापा से मिलती है, ये परमानेंट एक्शन दिखाना पड़ेगा। उसकी शक्ल उसके पापा से मिलती है,
न कि मिल रही है। रिज़ेम्बलिंग नहीं आएगा, इज़ नहीं आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे आएगा रिज़ेम्बल्स। क्या आएगा? रिज़ेम्बल्स। इसे मैं व्हाइट से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे रिज़ेम्बल्स आएगा। RESEMBLES। ही रिजेंबल्स विद हिज फादर। इसमें सबसे बढ़िया एरर अभी एक और है। ठीक है सर, आपने इज रिजेंबलिंग यहाँ से रिमूव कर दिया है। मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, इज रिजेंबलिंग यहाँ से रिमूव कर दिया, क्योंकि सर उसकी शक्ल उसके पापा से मिल रही है, ऐसा लिखना गलत है। उसकी शक्ल उसके पापा से मिलती है, ऐसा लिखना सही है, क्योंकि बाप बेटे का रिश्ता खून का रिश्ता और वो रिश्ता होगा परमानेंट। तो मैंने क्या लिख दिया, ही रिजेंबल्स विद हिज फादर। मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, ही रिजेंबल्स विद हिज फादर, रिजेंबल्स विद हिज फादर। लेकिन स्टूडेंट एक बहुत ही गजब की चीज, इनडेफिनिट टेंस आएगा कोमल, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस आएगा सर। लेकिन एक बहुत गजब की चीज है स्टूडेंट, याद रखना, ये भी एक बहुत गजब का क्वेश्चन बना है। और ये क्वेश्चन बना है प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन का कैसा क्वेश्चन, सुन लो। रिजेंबल एक ऐसी वर्ब होती है प्यारे बच्चों जिसके साथ कभी कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं की जाती है। बहुत ही गजब का रूल बता रहा हूँ। रिजेंबल वर्ब के साथ पेपर में कोई प्रेपोजिशन लिखी हुई मिले तो समझ जाना वो भी एरर है। रिजेंबल वर्ब के साथ जिसकी हिंदी होती है शक्ल मिलना, उसके साथ कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है। कट। ठीक है। रिजेंबल वर्ब के साथ कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है। इसका मतलब सर एक गलती और है क्या, इसमें रिजेंबल्स के साथ विद भी हटाना पड़ेगा। अब बिल्कुल सही सेंटेंस बना क्या, ही रिजेंबल्स हिज फादर, उसकी शक्ल उसके पापा से मिलती है। ठीक है ना स्टूडेंट, ठीक 2 बजे मेरी क्लास शुरू हो जाती है। आपके पास नोटिफिकेशन आता है नहीं आता है कोई बात नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी क्लास हर रोज 2 बजे इस एप्लीकेशन पे दोपहर को 2 बजे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो 2 बजे आप अपने मोबाइल को, लैपटॉप को, जिसमें भी क्लास देखते हैं उसे ऑन कर लें, इस एप्लीकेशन को ऑन कर लें और क्लास लगाने के लिए बैठ जाएं भाई, ठीक 2 बजे। ठीक है ना, 2 से 3 हमारी क्लास चलती है स्टूडेंट। ओके, इससे पहले वाली जो क्लासेस हैं वो अपलोड हो चुकी है। एक इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, सिलेबस एंड स्ट्रेटजी वाली, और एक टेंस क्लास नंबर फर्स्ट। आज पढ़ाई है मैंने टेंस क्लास नंबर 2। कौन सी पढ़ाई है? टेंस क्लास नंबर 2। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ध्यान रहेगा भाई। ठीक है, ही रिजेंबल्स हिज फादर आएगा। अच्छा, इसमें दूसरी वर्ब देख लेते हैं, जैसे अपीयर वाला बना लेता हूँ मैं फटाफट से। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा, सेकंड एग्जाम्पल मान लीजिए इसके अंदर लिखा टुडे। मैंने एग्जाम्पल लिखा टुडे, टुडे सी, सी लुक्स, लुक्स ब्यूटीफुल। मैंने क्या लिखा, टुडे सी लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक है भाई, तीसरा एग्जाम्पल लिख देता हूँ, तीसरा एग्जाम्पल लिख देता हूँ भाई। तीसरा एग्जाम्पल देखना भी क्या है, वेन एवर, वेन एवर ही टॉक्स, वेन एवर, वेन एवर ही टॉक्स टू अ स्ट्रेंजर, टू अ टू अ स्ट्रेंजर। जब कभी भी उसकी शक्ल किसी सॉरी, जब कभी वह किसी अजनबी से बात करता है, ही, whenever he talks to a stranger, he he is he is seeming, he is seeming rude। तो वो रूड दिखाई पड़ता है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है भाई। ए पार्ट आ गया, बी पार्ट आ गया, सी पार्ट आ गया और डी पार्ट आ गया, नो एरर। और एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं फोर्थ। मैंने लिखा टुडे आई एम फीलिंग, टुडे आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग, टुडे आई एम फीलिंग गुड, टुडे आई एम फीलिंग गुड। चलिए भाई स्टूडेंट, ये देखना, इससे पहले वाले के अंदर तो मैंने आपको बता दिया था क्या, रिजेंबल का एग्जाम्पल। अब लुक के, अपीयर के और सीम के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं भाई फटाफट से। देखिए, टुडे सी लुक्स ब्यूटीफुल, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई एग्जाम के अंदर। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट आ गया, नो। प्यारे बच्चों, इसकी हिंदी बनी टुडे, आज वह अच्छी, आज वह सुंदर लग रही है, आज वह सुंदर दिखती है, आज वह सुंदर दिखती है। स्टूडेंट, यहाँ पे एक टाइम डिनोटिंग वर्ड है टुडे, इसका मतलब है वो आज, आज सुंदर नजर आ रही है। मतलब जैसे ही वो पार्टी फंक्शन में आई, किसी ने उसकी तरफ देखा, देखते का, आज तो बहुत सुथरी लगा भैया, यार हर रोज तो ऐसी नहीं दिखती। एक ने कहा, भाई साहब आज मेकअप शेकअप बहुत बढ़िया करवा रखा है, पार्टी खत्म होने के बाद जब ये अपना चेहरा साफ करेगी, धोएगी पानी से, तो इसका असली चेहरा नजर आएगा।
तो फिर उसके दोस्त ने कहा, "तो फिर ये आज-आज की बात है?" बोला, "ये आज-आज की बात है, बस अभी 3-4 घंटे ये सुंदर नज़र आएगी ये। इसी चक्कर में मत पड़ जाइए तुम। ये टेम्परेरी एक्शन है, सेक्शन है टेम्परेरी।" लड़का समझ गया टेंस भी। लड़के ने कहा, "अगर ये टेम्परेरी एक्शन है भाई, ये आज-आज की बात है, आज-आज सुंदर नज़र आ रही है, तो फिर इसमें लुक्स क्यों लगाएँ हम?" हम बोलेंगे, "टुडे शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल।" क्या बोलेंगे? टुडे शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि अगर आज-आज की बात है तो इस एक्शन को कैसा बनाना पड़ेगा? टेम्परेरी, टेम्परेरी एक्शन बनाना पड़ेगा, और टेम्परेरी एक्शन इज़ एमआर के साथ आईएनजी फॉर्म से आएगा भाई। किससे आएगा? इज़ एमआर के साथ आईएनजी फॉर्म। तो टुडे लगा दिया तो लुक्स नहीं लिखना है, टुडे लगा दिया तो शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल लिखना चाहिए। तो सही सेंटेंस बोला जाता है, टुडे शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। आज वो बहुत सुंदर नज़र आ रही है। मतलब ये आज-आज की बात है ना? अगर वो हमेशा ही सुंदर नज़र आती है, शी ऑलवेज लुक्स ब्यूटीफुल, है ना? फिर मैं अगर ऑलवेज या फिर कोई एडवर्ब उसके अंदर डाल दूँगा, तो फिर आप उसके साथ एस या ईएस लगा सकते हैं, फिर वी वन से वो बात बोल सकते हैं। ठीक है ना? एक ये रहा। थर्ड, व्हेनेवर ही टॉक्स टू अ स्ट्रेंजर, जब कभी भी वो बंदा किसी अजनबी से बात करता है, वो रूड दिखाई पड़ता है। देखिए, सीम और लुक का मतलब था ना, सीम और अपीयर का मतलब प्रतीत होना, दिखाई पड़ना। तो वो रूड दिखाई पड़ता है, ना कि रूड दिखाई दे रहा है, गलत। हमेशा ही ऐसा होता है, जब कभी भी अजनबी से बात करेगा, तो वो रूड दिखाई पड़ता है, तो सीम्स आएगा ना भाई, सीम कैसे लगा दोगे, या फिर इज़ सीमिंग कैसे आ जाएगा? ठीक है? कोमल हँस रहे हैं, ठीक है ना? तो इज़ सीमिंग कैसे आ जाएगा भाई? ठीक है? तो यहाँ पे सीम्स आएगा, क्या आएगा? सीम्स, क्योंकि ये कौन-सा एक्शन था? ये परमानेंट टाइप का एक्शन था। कौन-सा एक्शन था ये? परमानेंट टाइप का, क्योंकि जब कभी भी अजनबी से बात करेगा ना, ठीक है? तो वो रूड नज़र आता है भाई, रूड नज़र आता है ना? रूड नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं लिखना। एक ये भी बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। किसी दोस्त को आप फ़ोन करके बोल रहे हो, भाई भई आज तबीयत कैसी है? कल की बजाय कुछ सुधार है क्या? उसने कहा हाँ, टुडे आई एम फीलिंग गुड। आप कहोगे ना बेटा तूने गलत बोल दिया। ठीक है? तूने गलत बोल दिया। कल की बजाय अगर आज सुधार है तो कल तो था तो गुड थोड़ा ठीक था। आज और भी ठीक हो गया तो बेटर। इसका मतलब ऐसी लाइनों को इस तरीके से बोलना है, टुडे आई एम फीलिंग बेटर, ना कि टुडे आई एम फीलिंग गुड। ठीक है भाई? और इस केस में कल की बजाय तबीयत आज ठीक है, आज की बजाय फिर आगे आने वाले कल में ठीक होगी, धीरे-धीरे तबीयत सुधरती जाएगी। इसका मतलब जो आपकी तबीयत है, जो आपकी सिचुएशन है, वो हमेशा एक जैसी बनी नहीं रहेगी। अगर हमेशा एक जैसी बनी नहीं रहेगी, वो हर रोज़ बदलती जाएगी, तो हर रोज़ वो एक्शन चेंज होता जाएगा। हर रोज़ एक्शन चेंज होता जाएगा, तो एक्शन बन जाएगा टेम्परेरी, वो स्थायी नहीं होगा, वो अस्थायी होगा, और अस्थायी होगा तो इज़ एमआर के साथ कौन-सी फॉर्म आ गई? आईएनजी फॉर्म आ गई। इसलिए मैंने एम फीलिंग लिख दिया। क्या लिख दिया भाई? एम फीलिंग लिख दिया, है ना? टुडे आई एम फीलिंग बेटर। कहानी समझ आ रही है? अभी के लिए ये जो कहानी मैंने बताई 4 एग्जांपल से, आपको सिर्फ 4 ही वर्ब ध्यान रखनी है। इस पूरे प्रोसीजर से, इस पेज से और इस नेक्स्ट पेज से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि बेटा ये 4 वर्ब याद कर लेना, रिज़ेम्बल, लुक, सीम और अपीयर, इनसे क्वेश्चन बनेगा वर्ब के आईएनजी फॉर्म का। और अगर इनसे वर्ब के आईएनजी फॉर्म का क्वेश्चन बने, तो वो ध्यान से देखना है, इनमें से अपीयरिंग, सीमिंग, रिज़ेम्बलिंग, ये आईएनजी फॉर्म गलत मानी जाती है। ठीक है? तो ये नॉन एक्शन वर्ब होती हैं, स्टेटिव वर्ब होती हैं, ठीक है ना? तो इन चीज़ को आपको ध्यान से देखना है कि अपीयरिंग नाम का शब्द सीमिंग ठीक है, लुकिंग हो सकता है, रिज़ेम्बलिंग बिल्कुल नहीं होता है, वो बिल्कुल गलत माना जाएगा। एक ये क्वेश्चन भी है कि रिज़ेम्बल वर्ब के साथ कभी कोई प्रीपोज़िशन नहीं आती है। अभी मैं आपको प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस ही पढ़ा रहा हूँ भई, क्या पढ़ा रहा हूँ? प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस। कल की क्लास में मैं आपको आज तो 4 ही वर्ब बताई, कल की क्लास में मैं आपको कम से कम 10-15 ऐसी वर्ब बताऊँगा जिनसे क्वेश्चन हर बार पेपर में आते हैं, और उन 10-15 वर्ब्स के साथ आईएनजी लगाने से कैसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और कैसे क्वेश्चन फिर सही हो जाते हैं, वो कल मैं आपको 10-15 वर्ब और पढ़ाऊँगा। उसके बाद प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होगा भई? फिनिश होगा। कहानी समझ आ रही है? मैं प्रेज़ेंट और पास्ट को खूब वक़्त दूँगा भई। प्रेज़ेंट और पास्ट को खूब अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फ्यूचर चुटकियों में जाएगा भई, फ्यूचर चुटकियों में जाएगा, ठीक है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रेज़ेंट और पास्ट टेंस से पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर, ठीक है ना? भाई आज की क्लास कैसी रही? सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है? ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्थी। सी यू टुमारो, सी यू ऑन मंडे, ना? सी यू ऑन मंडे।